हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीडी अकेडमी। आज हम RC2 का टॉपिक देखने वाले हैं डब्ल्यू रेनफोर्स। तो डब्ल्यू रेनफोर्स का टोटल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, उसका फॉर्मूलेशन किस तरह होता, क्या होता डब्ल्यू रेनफोर्स बीम का, वो हम अभी देखने वाले हैं। तो आओ पहले देखते कि डब्ल्यू रेनफोर्स बीम यानी क्या होता और कहाँ पे यूज होता। तो सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पे रहती, तो उसकी रिक्वायरमेंट रहती जहाँ पे आपका बीम की डेप्थ रिस्ट्रिक्टेड है, वहां पे आपको डबली रेनफोर्स प्रोवाइड करना पड़ता। यानी सिंगली रेनफोर्स बीम में क्या होगा कि अगर मुझे मेरे पास मूवमेंट ज्यादा आया है तो मुझे जितनी भी डेप्थ प्रोवाइड करना है 500-600 mm तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अगर मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है डेप्थ का तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन ड्यू टू आर्किटेक्चर व्यू, अगर मुझे बीम की डेप्थ रिस्ट्रिक्टेड है 300 mm लेकिन मेरी रिक्वायर्ड आ रही है 600 mm, तो मुझे वहां पे क्या करना पड़ेगा, डबली रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन करके देना पड़ेगा। तो अभी क्या होगा, ये चीज में क्या होगा कि आपको बीम की डेप्थ निकली है 600 mm रिक्वायर्ड, लेकिन आपने प्रोवाइड की 300 mm, तो वो जो बीच का जो ये रहेगा 300 mm का गैप, तो वो आपका 300 mm के लिए यानी 300 mm डेप्थ यानी उतने एडिशनल मोमेंट के लिए आपको एडिशनल स्टील प्रोवाइड करना पड़ेगा। एडिशनल मूवमेंट के लिए एडिशनल स्टील। तो ये केसेस में जहां पे बीम की डेप्थ रिस्ट्रिक्ट रहती है, वहां पे मुझे क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, डबली रेनफोर्स सेक्शन। तो डबली रेनफोर्स सेक्शन में उसके कंपोनेंट्स, साइलेंट फीचर्स क्या क्या है, ये अभी हम देख लेते। और उसका और एक रिक्वायरमेंट, मेन रिक्वायरमेंट की जहां पे रिवर्सिबल लोड वगैरह आता, वहां पे हम डबली रेनफोर्स प्रोवाइड करते। अगर आपका मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम, फिर से और एक रिक्वायरमेंट, मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम इज लेसर देन मोमेंट एक्टिंग ऑन द एक्चुअल बीम, यानी जो मोमेंट आपके एक्चुअल बीम पे एक्ट हो रहा, लेकिन सिंगली रेनफोर्स बीम का जो भी मोमेंट है वो आपका कम है एक्टिंग बीम से, तो वो एडिशनल मोमेंट के लिए मैं एडिशनल स्टील डालूंगा, तो वो हो गया मेरा डबली रेनफोर्स बीम। ओके, तो अभी साइलेंट फीचर्स देख लेते। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मेरा डबली रेनफोर्स बीम है। ऊपर के मेरे स्टील है ASC फॉर एडिशनल स्टील, यानी स्टील इन कंप्रेशन, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, तो वो एडिशनल स्टील फॉर एडिशनल मूवमेंट के लिए है। जनरली अपन सिंगली रेनफोर्स में सिर्फ हैंग करने के लिए एंकर स्टील प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ASC फॉर एडिशनल मोमेंट फॉर एडिशनल स्टील मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ASC। देन AST, अब AST में यहाँ पे आपको दिख रहा है AST1 प्लस AST2। सो व्हाट इज AST1 प्लस AST2? AST1 क्या है आपका, AST1 यानी जो भी आपके सिंगली रेनफोर्स मोमेंट से जो भी निकले वाला स्टील है AST1, वो आपका रहेगा AST1। MU लीम से जो अपन कैलकुलेशन करके निकालेंगे 0.87 FY AST into XU से जो भी अपन निकालेंगे वो मेरा क्या रहेगा, AST1 रहेगा। अभी सामने फॉर्मुलेशन में हम देखेंगे। और AST2 फॉर एडिशनल मोमेंट के लिए जो भी अपने को एडिशनल स्टील डालना पड़ेगा वो AST2। सपोज मेरे AST1 मेरा निकला है सिर्फ और सिर्फ 2 बार्स, और AST2 मेरे निकले हैं AST2 से मेरे निकले 3 बार्स, यानी टोटल नंबर ऑफ बार्स मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया 5। ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो दो आपके MU लीम से यानी आपके सिंगली रेनफोर्स के कैलकुलेशन से 2 बार रिक्वायर्ड निकले, लेकिन डबली रेनफोर्स के कैलकुलेशन से आपके कितने निकले, 3 बार एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड निकले। तो 3 एक्स्ट्रा प्लस 2 बार्स यानी टोटल बार्स हो गए आपके 5। सो इस तरह आपका ये AST1 एंड AST2 एंड ASC। अब यहाँ पे ये B यानी क्या है, विड्थ ऑफ द बीम, D इट इज डेप्थ ऑफ द बीम, ओवरऑल D बड़ा D, और छोटा d दैट इज इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। अब इफेक्टिव डेप्थ यानी कहां से कहां तक रहता, तो इफेक्टिव डेप्थ यानी अब यहां से यहां तक आपका नॉमिनल कवर रहता, दैट इज नॉमिनल कवर। तो नॉमिनल कवर प्लस D/2 दैट इज इफेक्टिव कवर, ओवरऑल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर, यानी ये यहां से यहां तक मेरा क्या रहेगा, तो यहां से यहां तक मेरा रहेगा इफेक्टिव
कवर रहेगा, तो ओवरऑल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर, इट इज नथिंग बट ए इफेक्टिव डेप्थ। ओके, नाउ पहली स्ट्रेन डायग्राम देखते हैं। तो दैट स्ट्रेन डायग्राम फॉर सिंगली रेनफोर्स जो हमने आरसीसी के पहले लेक्चर में सिंगली रेनफोर्स के इसमें हमने देखी है आरसीसी 1 में, तो वहां पे हमने देखी है डायग्राम सिंगली रेनफोर्स के लिए। तो सिंगली रेनफोर्स के लिए 0.0035 ये स्ट्रेनिंग है अपर फाइबर के लिए, ये मैक्सिमम स्ट्रेनिंग है अपर फाइबर के लिए, IS 456 ने हमको दिया है। ओके, 0.0035, beyond the 0.0035 that brittle cracks are occurs, that's why 0.0035 पे मैक्सिमम स्ट्रेनिंग रहेगा। और फर्स्ट क्रैक दैट इज प्रूव स्ट्रेन, first crack is occur or intimation of first crack is occur at a proof strain यानी कौन सा 0.002 पे 0.002 स्ट्रेनिंग पे आपको फर्स्ट क्रैकिंग occur होगा, और उसके बाद वो with stress with the load increasing or without the load increasing or small terms of stress is increasing आपको कहां तक लेके जाएगा 0.003 तक, beyond 0.0035 आपका स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। ऐसी अपने को कौन बोल रहा है, IS 456 बोल रहा है। ओके, सो अब यहां से यहां तक ये जो डेप्थ है मेरी, ये डेप्थ है मेरी XU यानी न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस का ऊपर का पोर्शन कंप्रेशन पोर्शन, नीचे का पोर्शन टेंशन पोर्शन। ओके, सो दैट इज कंप्रेशन जोन एंड दैट इज टेंशन जोन। तो कंप्रेशन जोन में भी आपके दो जो जोन्स है, एक जोन है आपका 0.002 से लेके 0.0035 तक, और दूसरा जोन है आपका 0.00 यानी 0 से लेके 0.002 तक। तो ऊपर से लेके यहां तक कि इसके लिए अपन ने लास्ट इसमें यानी सिंगली रेनफोर्स में देखा है कि दैट इज 3/7 XU, और ये रहता अपना 4/7 XU, 4/7 XU। 0.53 XU आप बोल सकते हैं नीचे के इसके लिए, ये 0.53 XU एंड 0.47 XU। ओके, सो आप 3/7 में लिखा तो बेटर ही रहेगा, पॉइंट में लिखने से बेटर। सो ये स्ट्रेन डायग्राम नीचे की अपने को क्या दिख रही है 0.002 प्लस Fy अपॉन 1.15 ES। तो Fy it is, what is Fy? Fy it is yield strength of yield stress of steel, yield stress of steel, it is 250. Okay, yield stress it is 250 for mild. For torch steel it is 500, for 415 it is 415. Okay, so ये अपने को जो ग्रेड ऑफ स्टील देके रहेगा वो ग्रेड ऑफ स्टील के हिसाब से मुझे लेना है। अगर मैंने माइल्ड स्टील लिया है तो 250 लूंगा, अगर मैंने ये लिया है अपना टॉर्च स्टील लिया है तो 415 का अगर ग्रेड लिया है तो 415 लूंगा, 500 का ग्रेड लिया है तो 500 लूंगा। ओके, और 1.15 दैट इज फैक्टर्स, व्हिच फैक्टर? फैक्टर ऑफ पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील, partial factor of safety for steel. Okay, and ES is what? ES is modulus of elasticity of steel, that is 2 into 10 to the power 5 MPa. Now ये अपन ने देख लिया सिंगली रेनफोर्स स्ट्रेन डायग्राम। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि एडिशनल मोमेंट के लिए एडिशनल स्ट्रेन डायग्राम है, एडिशनल मोमेंट के लिए जो भी अपन ने एडिशनल स्टील प्रोवाइड किया है वो एडिशनल स्टील के लिए एडिशनल स्ट्रेन डायग्राम क्या रहेंगी वो अपन अभी देखने वाले हैं। तो 0.0035 ये मेरा अपर फाइबर पे स्ट्रेन रहेगा। अब एडिशनल स्टील मेरा क्या प्रोवाइड किया गया, D डैश पे प्रोवाइड किया गया। अब D डैश मेरा क्या है, D डैश इट इज इफेक्टिव कवर फॉर अ कंप्रेशन स्टील। इफेक्टिव कवर कहां से कहां तक भाई, ये रेनफोर्समेंट के सेंटर से, कौन से रेनफोर्समेंट के, तो ये रेनफोर्समेंट के सेंटर से लेके अपर फाइबर तक का जो भी डिस्टेंस है दैट इज D डैश। ओके, सो ये D डैश बोलते हैं हम, D डैश दैट इज अपर फाइबर कवर, अपर फाइबर से लेके कंप्रेशन स्टील के सेंटर तक का कवर दैट इज D डैश।
सो डी डैश पे वहां पे जो भी स्ट्रेनिंग रहेगा तो उस स्ट्रेनिंग को क्या बोलेंगे अपन, ESC, स्ट्रेन इन कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, स्ट्रेन इन कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, तो वो रहेगा मेरा ESC। अब ESC के लिए क्या है मेरा, ESC के लिए मेरा कुछ ना कुछ स्ट्रेस आएगा, दैट इज स्ट्रेस आएगा FSC, तो यहां पे मेरा स्ट्रेस आएगा FSC स्ट्रेस के लिए, यानी वहां पे कुछ ना कुछ C2 फोर्स आएगा, वो भी देखेंगे अपन। सबसे पहले मैं क्या देख लेता कि ये देख लेता, और यहाँ पे भी जो नीचे सेकंड स्ट्रेनिंग डायग्राम पे थे हम, तो यहाँ पे भी स्ट्रेनिंग वही रहेगी 0.002 रूट स्ट्रेन प्लस Fy डिवाइड बाय पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर 1.15 इनटू ES। आप 1 डिवाइड बाय 1.15 अगर आपने किया तो आपको मिल जाता 0.87, तो आप 0.87 Fy लिख सकते हैं, आइदर आप Fy डिवाइड बाय 1.15 ये लिख सकते हैं। ओके, मैंने 1.15 जानबूझकर लिखा बिकॉज ऑफ दैट इज पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, 1.5 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट। ओके, ये अपन ने सिंगल रेनफोर्स में देखा ही है। सो मैंने बताया अभी तक D ओवरऑल डेप्थ, स्मॉल d इफेक्टिव डेप्थ, B इट इज विड्थ ऑफ बीम, XU इट इज न्यूट्रल एक्सिस के अबोव कंप्रेशन जोन, बिलो टेंशन जोन, यानी ये कंप्रेशन जोन, ये टेंशन जोन। इल स्ट्रेस ऑफ स्टील ग्रेड के हिसाब से अलग अलग रहेगा, माइल्ड स्टील के लिए 250, टॉर स्टील के लिए 2 है अपने पास अभी, 415 एंड 500, आपके 456 में देखिए। सो नेक्स्ट इज FC के फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। नाउ AST1 और AST2 भी बताया मैंने, AST1 फॉर टेंशन स्टील फ्रॉम MU लीम। व्हाट इज MU लीम? MU लीम इट इज नथिंग बट MU लिमिटिंग। MU लिमिटिंग के फॉर्मूले से अपन ने इसमें देखे हैं सिंगुलर रेनफोर्समेंट 0.148 FCK BD square, 0.138 FCK BD square and 0.133 FCK BD square, 0.148 for FY 250, 0.138 for FY 415 and 0.133 for FY FE 500। ओके, सो इसके लिए अपन ने देखे हैं, दैट इज MU। तो वो काय के लिए हो गए, सिंगल रेनफोर्स के लिए हो गए, और लिमिटिंग के लिए हो गया, बैलेंस सेक्शंस के लिए हो गए। अभी मुझे क्या है कि एडिशनल स्टील आया है ड्यू टू एडिशनल मोमेंट, तो एडिशनल मोमेंट क्या है भाई, यानी एक्टिंग मोमेंट माइनस MU लीम, एक्टिंग मोमेंट माइनस MU लीम, दैट इज माय एडिशनल मोमेंट, MU लीम। मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी फॉर सिंगली रेनफोर्स MU2, additional moment it is acting moment minus MU लीम, ASC की देखा अपन ने, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन फॉर MU माइनस MU लिमिटिंग। ओके, सो नाउ अभी अपन ने क्या देखा कि दोनों स्ट्रेन डायग्राम देख लिया। अब स्ट्रेस डायग्राम पे आते कि स्ट्रेस डायग्राम क्या है। तो स्ट्रेस डायग्राम पहले तो स्ट्रेनिंग आएगा, स्ट्रेनिंग की वजह से कुछ ना कुछ स्ट्रेस आ रहा, तो उसके लिए अपन ने स्ट्रेस डायग्राम देखेंगे। तो अभी स्ट्रेस डायग्राम में इसकी अपन ने स्टोरी देखी 0.45 FCK, दैट इज नथिंग बट 0.446 FCK, आप ये भी लिख सकते हैं। व्हाई 0.446 FCK अपन ने डिराइव किया है, तो उसको डायरेक्टली आइस कोड ने क्या बोला 0.45 FCK, दैट्स व्हाई वी रिटन 0.45 FCK। ओके, एंड दैट XU कहां पे एक्ट होता है, C1 सिंगली रेनफोर्स में अपन ने देखा है XU के कौन से पार्ट पे एक्ट होता है, यानी रेक्टेंगुलर पार्ट पे एक्ट होता। जब स्ट्रेस डायग्राम में दो पार्ट है, एक रेक्टेंगुलर पार्ट अपर वाला कहां से कहां तक, स्ट्रेनिंग 0.002 से लेके 0.035 तक, 0.002 से लेके 0.0035 तक ये मेरा डब्बा है, डब्बा स्ट्रेस, रेक्टेंगुलर स्ट्रेस। तो रेक्टेंगुलर स्ट्रेस में मेरा क्या आ रहा, C1 आ रहा, दैट C1 इज compression force due to singly reinforced। so ये क्या अपन ने डिराइव किया था 0.36 FCK B into XU, कहां पे एक्ट हो रहा,
acting at 0.416 XU. 0.416 XU is nothing but 0.42 XU. IS कोड में लिखा है 0.42 XU. IS कोड लिखा है 0.42 XU. ओके, नेक्स्ट अभी क्या होगा कि यहाँ पे कहाँ पे एक्ट हो रहा C1, तो C1 एक्ट हो रहा 0.42 XU पे, तो C1 क्या है मेरा 0.36 FC के B into XU है। और मेरा जो अपर फाइबर का स्ट्रेस है वो स्ट्रेस क्या है, डब्बा स्ट्रेस 0.45 FCK। FCK क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, विच फ्लक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। पूरा क्यों नहीं ले रहे, ये भी स्टोरी अपन ने सिंगली रेनफोर्स में देखी है। सिंगली रेनफोर्स में क्या लिखी है स्टोरी, 33% निकली, 33% निकली। उसके बाद बचा कितना, 0.0 ड्यू टू जब अपन क्यूब बनाते हैं तो वो क्यूब क्या रहता है अपना, कंक्रीट का क्यूब बनाते तो वो क्यूब अपना सेम इसका रहता है, ड्यू टू स्लेंडरनेस रेशियो 33% आप निगलेक्ट। अब आप बोलोगे तो स्लेंडरनेस रेशियो के कारण, यानी स्लेंडरनेस रेशियो यानी यहाँ के क्यूब अपन जो बनाते हैं वो क्यूब अपना क्या रहता है, इक्वल डायमेंशन का रहता है 15 by 15 by 15, 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर। बट अपना जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं वो स्ट्रक्चर्स अपने स्लेंडर रहते हैं, तो वो स्लेंडर रेशियो कंसीडर करने के कारण 0.33% यानी 0.33 हम कम करते हैं, यानी 33% अपन रिड्यूस करते हैं, तो वो कितना हो गया 0.67, 0.67। तो 0.67 से और कम क्यों किया अपन ने, 0.67 डिवाइड बाय 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी, 0.67 डिवाइड बाय 1.5 दैट इज क्या हो जाएगा 0.446 FCK, 0.446 FCK अराउंड टू 0.45 FCK, तो 0.45 FCK ये स्ट्रेस आएगा। अब ये पैराबोलिक इन नेचर, IS कोड भी लिखा है पैराबोलिक इन नेचर में आएगा, पहला डब्बा देन पैराबोलिक। डब्बा क्यों, फर्स्ट क्रैक कहां पे आएगा, फर्स्ट क्रैक आएगा आपका 0.002 पे आएगा, 0.002 पे फर्स्ट क्रैक के बाद विदाउट इंक्रीजिंग स्ट्रेस और थोड़ा बहुत इंक्रीजिंग स्ट्रेस डायरेक्टली कहां तक चलेगा 0.446 FCK तक चलेगा। उसके बाद यानी कौन सी स्ट्रेंथ तक चलेगा 0.0035 स्ट्रेंथ तक, 0.0035 के बाद फर्दर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ऐसे कौन बोल रहा है 456 बोल रहा होगा, 456। ओके, सो ये यहां तक अपन ने देख लिया। अब L1 लीवर आर्म 1, L1 is nothing but what, लीवर आर्म 1 is equals to D minus 0.42 XU, D minus 0.42 XU। अब D क्या है, स्मॉल इफेक्टिव डेप्थ है, माइनस 0.42 XU यानी ये डिस्टेंस है, ये माइनस कर दिया। अब T1 क्या है, T1 यानी टेंशन फोर्स है, यहाँ पे C1 C2 लिखा है मैंने, T1 T2 लिखा है, टेंशन फोर्स फॉर सिंगली रेनफोर्स 0.87 FY AST1 क्या है मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, फॉर सिंगली रेनफोर्स के लिए हो गया। अब जो सिंगली रेनफोर्स के लिए अपन ने देख लिया था वही अपन ने फिर से देखा। अब एडिशनल स्टील काय के लिए, एडिशनल मोमेंट के लिए, तो एडिशनल स्टील के लिए एडिशनल स्ट्रेस डायग्राम सेम, इट इज नो चेंज। व्हाट इज कहां पे रहेगा फिर एडिशनल स्ट्रेस मेरा, जहां पे मैं एडिशनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहा, कहां पे कर रहा, अपर फाइबर से लेके D डैश पे प्रोवाइड कर रहा। D डैश इट इज द सेंटर ऑफ द एडिशनल स्टील के सेंटर से मेरा D डैश है, तो वहां पे सेंटर पे ही मेरा क्या हो रहा, FSC एडिशनल स्ट्रेस फॉर कंप्रेशन स्टील, या फिर आप बोल सकते स्ट्रेस डिजाइन स्ट्रेस इन कंप्रेशन रेनफोर्समेंट कंप्रेशन स्टील। ओके, डिजाइन स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील, तो ये देखना है अपने को अभी। और C2 यानी क्या रहेगा, C2 it is compression force for additional steel at D dash, so ये क्या रहेगा मेरा FSC minus 0.45 FCK,
अब भाई मैं डायरेक्टली बोल सकता था एफएससी इंटू एएससी, स्ट्रेस इंटू एरिया इज नथिंग बट फोर्स, लेकिन मैंने -45 एफसी के क्यों किया? क्योंकि उतना एरिया मेरा स्टील का, ये कंक्रीट का एरिया स्टील खा रहा, तो उतना कंक्रीट मेरा माइनस हो रहा, इसलिए मुझे कंक्रीट का उतना स्ट्रेस भी माइनस करना पड़ेगा। और वहां पे कौन सा स्ट्रेस है? डब्बा स्ट्रेस है, इसलिए मैंने लिखा है 0.45 एफसी के। तो डब्बा स्ट्रेस मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो डब्बा स्ट्रेस क्या हो जाएगा? 0.45 एफसी के, वो माइनस हो जाएगा किससे? एफएससी से इनटू एएससी, दैट इज फोर्स। व्हाट इज C2 फोर्स एक्टिंग एट D डैश। तो लिबरम 2 क्या हो गया? D माइनस D डैश। तो आपने अभी तक क्या क्या देखा? आपने अभी तक पूरा स्ट्रेस डायग्राम देख लिया, ओके? स्ट्रेस डायग्राम मैंने पूरा का पूरा देख लिया। अब हम सामने जाते हैं कि ये स्ट्रेस डायग्राम से हम mu लिंक के फॉर्मूले और एक्सियो न्यूट्रल एक्सिस, मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस के फॉर्मूले किस तरह रहेंगे, ये अभी हम देखते हैं। तो अभी हम देखेंगे एक्सियो मैक्स, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। तो डबल रेनफोर्स सेक्शन के लिए एक्सियो मैक्स के लिए सेम फॉर्मूले है, कोई चेंजेस नहीं है। पेज नंबर 69 पे आपको आईएस कोड 456 पे जो दिखेगा एक्सियो मैक्स बाय डी, एफवाई के लिए क्या क्या लेना है, तो वही आपको यहाँ पे लेना है। माइल्ड स्टील के लिए 0.53 डी, टॉर स्टील के लिए 0.48 डी, 415 के लिए एफआई 415 के लिए, और एफआई 500 के लिए 0.46 डी। ये आपके एक्सियो मैक्स रहेंगे। अब रहता है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। जब अपन लिमिट स्टेट मेथड देखते तब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस मेरा क्या रहता? कंप्रेशन फोर्स इज इक्वल टू टेंशन फोर्स। सो कंप्रेशन फोर्स यहाँ पे क्या है तुम्हारा? कंप्रेशन फोर्स है C इज इक्वल टू T। तो कंप्रेशन फोर्स मेरा C1 प्लस C2 है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है C1 प्लस C2 में। तो C1 दैट इज नथिंग बट अवर C1 एंड दैट इज नथिंग बट अवर C2। तो C1 फोर्स इट इज 0.36 FC के B into XU, that is C1 फोर्स, and C2 फोर्स FSC minus 0.45 FC के into ASC, that is C2 फोर्स। So C2 फोर्स में minus 0.45 FC के क्यों कर रहे हैं हम? कि जहां पे अपन ने ASC प्रोवाइड किया है वो कंप्रेशन जोन है, और कंप्रेशन कंक्रीट लेता, तो कंक्रीट के एरिया को मैं रिप्लेस कर रहा के एरिया से? स्टील के एरिया से। तो उतना कंक्रीट का स्ट्रेस मेरा माइनस हो जाएगा, इसलिए मुझे एफएससी में से यानी स्टील के स्ट्रेस में से माइनस क्या करना है मेरे? मुझे कंक्रीट का स्ट्रेस माइनस करना है। तो मेरा टोटल क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पे इसको अलग अलग भी लिख सकता, C1 प्लस C2 माइनस C-2 यानी उतना कंक्रीट का स्ट्रेस मुझे माइनस करना है, यानी कंप्रेशन फोर्स मुझे माइनस करना है। यानी आप ऐसे बोल सकते हैं कि C1 फोर्स जो कंक्रीट का फोर्स है वो फोर्स, प्लस C2 फोर्स जो स्टील का है वो, और जो स्टील के वजह से एरिया रिप्लेस हो रहा है कंक्रीट का, वो मुझे माइनस करना है। तो वो मेरा माइनस क्या हो जाएगा? 0.45 FC के इंटू ASC, क्योंकि एरिया ऑफ स्टील ही उतना मैंने प्रोवाइड किया, उतना ही एरिया मेरा क्या हो गया? माइनस हो गया। is equals to टेंशन इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2। तो T1 प्लस T2 को क्या चेंजेस है? 0.87 FI इज कॉमन, तो बचा क्या? AST1 प्लस AST2। सो AST1 प्लस AST2 इट इज नथिंग बट AST, टोटल AST, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख लिया 0.87 FI AST। तो ये टोटल फॉर्मूला क्या हो गया? 0.36 FC के B into XU प्लस FSC माइनस 0.45 FC के, रिप्लेस हो रहा का एरिया? स्टील का एरिया, कंक्रीट का एरिया रिप्लेस कौन कर रहा? स्टील कर रहा, इसलिए कंक्रीट का स्ट्रेस उतना माइनस करना पड़ेगा 0.45 FC के इनटू ASC इज इक्वल टू 0.87 FI AST। ओके, अब देखते हैं अपन इसका MR कैलकुलेशन, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेशन। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेशन इट इज नथिंग बट C1 L1 प्लस C2 L2। तो C1 L1 मेरा क्या है? C1 it is nothing but 0.36 FC के B into XU, that is my C1, and L1 it is D minus 0.42 XU। अब D minus 0.42 XU यानी कौन सा? ये टोटल मेरा ओवरऑल डेप्थ है,
इसमें से 0.42 एक्स क्यूब में मेरा C1 एक्ट हो रहा है, इसलिए मैं ये माइनस कर दूंगा। और ये किस तरह घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो कौन से डिस्टेंस से घुमा रहा है, ये लीवर आर्म से घुमा रहा है, तो वो उसको ले क्या हो गया, लीवर आर्म हो गया। तो वो लीवर आर्म हो गया, उससे घुमा रहा है, इसलिए लीवर आर्म हो गया। तो L1 इज इक्वल टू D माइनस 0.42 एक्स क्यूब, तो वही अपना लीवर आर्म। देन नेक्स्ट लीवर आर्म दैट इज माय C2, C2 इज इक्वल टू FSC माइनस 0.45 FCK, FSC minus 0.45 FCK that into ASC, that is my stress into area, that is force। तो ये मेरा C2 हो गया, C2 into D minus D dash, C2 into D minus D dash। ओके, तो ये C2 into L2 हो गया, L2 it is D minus D dash, क्योंकि एक्टिंग कहाँ पे हो रहा है, D minus D dash पे हो रहा। ये भी हो गया, ये हो गया एमआर कैलकुलेशन। अभी हम जिसके लिए अभी आप एफएससी एफएससी तो मैंने बोला, एफएससी यानी क्या है, कहां से अपन देखेंगे एफएससी को, तो एफएससी को अपन मैन्युअली निकाल सकते हैं। तो मैन्युअली किस तरह निकाल सकते हैं, एफएससी यानी क्या है, डिजाइन स्ट्रेस ऑफ कंप्रेशन इन स्टील। ओके, तो उसको किस तरह निकाल सकते हैं, तो उसको अपन जो अपन ने एक्स्ट्रा मोमेंट के लिए एक्स्ट्रा स्ट्रेन डायग्राम देखी है, तो वहां से अपन निकालेंगे। तो एक्स्ट्रा स्ट्रेन डायग्राम मेरी कौन सी है, तो एक्स्ट्रा स्ट्रेन डायग्राम ये है, एक्स्ट्रा यानी एडिशनल स्ट्रेन डायग्राम फॉर एडिशनल मोमेंट, एडिशनल स्टील। तो उसके लिए स्ट्रेन डायग्राम है मेरी। तो वो स्ट्रेन डायग्राम का जो कंप्रेशन स्ट्रेन पार्ट है वो मैं यहाँ पे लेके आया। तो यहाँ पे देखो 0.0035, यहाँ पे भी 0.0035 ये देखा। देन ESE स्ट्रेन इन स्टील इन कंप्रेशन, ESC स्ट्रेन इन स्टील इन कंप्रेशन कहां पे एक्ट हो रहा, अपर फाइबर से D डैश पे एक्ट हो रहा। अब यहां से लेके यानी यहां से लेके यहां तक क्या है, XU है, तो वही XU मैंने यहां पे लिख लिया। और ये ESC का डिस्टेंस कितना है, तो ये XU माइनस कर दूंगा D डैश, तो XU माइनस D डैश वो डिस्टेंस हो गया। तो ये सिमिलर ट्रायंगल को देखते हुए मैं देखूंगा कि ये हॉरिजॉन्टल के लिए ये वर्टिकल है, यानी 0.0035 के लिए ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल डिवाइड बाय वर्टिकल इज इक्वल्स टू अगेन हॉरिजॉन्टल ESC डिवाइड बाय वर्टिकल XU माइनस D डैश, XU माइनस D डैश। ओके, सो ये या इस तरह मैं सिमिलर ट्रायंगल मेथड से इस तरह लिख सकता। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, स्ट्रेन इन स्टील इन कंप्रेशन मिल जाएगा। तो स्ट्रेन इन स्टील इन कंप्रेशन मुझे मिल जाएगा, तो जिसको मैं इधर इनटू कर देता तो ESC मुझे मिल जाएगा, ESC मुझे मिल जाएगा। तो ESC इज इक्वल टू मैं लिख सकता 0.035 XU माइनस D डैश डिवाइड बाय XU, यहां से ये मैंने इधर कर दिया इनटू। तो अभी क्या हो रहा भाई, अभी हो रहा कि XU बाय XU 1 और D डैश बाय XU उसका सिंपलीफिकेशन हो जाएगा। सिंपलीफिकेशन हो जाने के बाद अभी मुझे क्या मिल गया, स्ट्रेन मिल गया। अभी मुझे पता है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है, तो स्ट्रेस अभी काय का स्ट्रेस ले रहे हैं अपन, स्ट्रेन काय का लिया अपन ने, एक्स्ट्रा स्टील का लिया। तो स्ट्रेस भी मैं काय का लूंगा, एक्स्ट्रा स्टील का लूंगा इन कंप्रेशन, क्योंकि मैंने स्ट्रेन भी काय का लिया, कंप्रेशन का लिया, एक्स्ट्रा स्टील प्रोवाइडेड इन कंप्रेशन का ही मैंने स्टील लिया, तो मैं स्ट्रेस भी उसी का ही लूंगा, FSC। तो FSC बाय ESC मैंने लिख लिया। तो FSC बाय ESC, ESC का ये फॉर्मूला है, ये मैंने डायरेक्टली यहाँ पर डाल दिया अभी सिंपलीफिकेशन। तो क्या हो गया, ES माने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इट इज इक्वल्स टू 2 × 10⁵ MPa, MPa यानी क्या, न्यूटन पर mm²। सो तो ये मेरा यहाँ पे मैंने लिख लिया ES इनटू फॉर्मूला, तो मेरा क्या हो गया, FSC हो गया। तो ये FSC इज इक्वल्स टू मुझे अभी चाहिए, FSC इज इक्वल्स टू, तो FSC इज इक्वल्स टू मैंने ES की वैल्यू डाल दी। ES की वैल्यू डाल देने के बाद मेरा 2 × 10⁵ इनटू 0.035 इनटू 1 माइनस D डैश बाय XU। तो मेरा FSC क्या हो गया, FSC इज इक्वल्स टू क्या हो रहा, 700। ये अगर आप इंटू कर दोगे तो 700 1 माइनस D डैश बाय XU ये आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया मैन्युअली, और आपको गेट में निकालना है तो आप गेट पे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको SP16 से निकालना है तो आपको 2 टेबल दिखे, एक है एजम्पशन D डैश बाय D का, जो आपको अभी यहाँ पे दिखेगा, D डैश बाय D का एजम्पशन,
और दूसरा है टोटली एक्चुअल स्ट्रेन वैल्यू से, एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन वैल्यू से। तो एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन वैल्यू से ये वाला आपको दिखेगा d डैश बाय डी का है और ये एक्चुअल। तो पहले d डैश बाय डी से मुझे अप्रोक्सीमेट एफएससी लेना पड़ता, वो अप्रोक्सीमेट एफएससी लेने के बाद मुझे एक्चुअल एफएससी में एक्चुअल वाले ये वाले टेबल से मैं निकालता। तो ये टोटल प्रोसीजर है। और एक्चुअली आपको जब आप कन्वेंशनल सॉल्व करते, तो कन्वेंशनल क्वेश्चन सॉल्व करते, तब आपको ये दोनों टेबल देके रहते हैं और ये दोनों टेबल के लिए आपको देखना पड़ता है और दोनों टेबल आपको यूज करना पड़ता है। इफ इट इज ये दोनों टेबल आपको नहीं देखे हैं और आपको माइलस्टील के लिए सॉल्व करना है, तो आप 700 1 माइनस डी डैश बाय एक्स यू से जा सकते हो। उससे आप ट्रायल एंड एरर से निकाल सकते हो एफएससी निकालने के बाद आप एक्सयू निकाल सकते हो, क्योंकि जब तक एफएससी नहीं निकलेगा तब तक एक्सयू नहीं निकलेगा, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। और जब तक एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस नहीं निकलेगा तब तक आपका एमआर नहीं निकलेगा, एमआर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं निकलेगा। ओके गाइस, तो मैंने आई होप सो कि मैंने जितना भी बताया आपको सब कुछ समझ गया होगा। कोई क्वेश्चंस कोई क्वेरी होंगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो गाइस। थैंक यू गाइस।